भागलपुर से साइबर ठगी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां भागलपुर में एक महिला प्रोफेसर को साइबर ठगों ने जमकर चूना लगा दिया। ठगों ने मनी लॉन्ड्रिंग की धमकी और जान का खतरा बताते हुए 47,60,000 रुपए की प्रोफेसर से ठगी कर ली है। दरअसल तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के IRPM डिपार्टमेंट की HOD को 10 जून को कुरियर बोलकर एक कॉल आया और प्रोफेसर से कुरियर आने की बात कही। उसने कहा कि आपका लैपटॉप, मोबाइल, पासपोर्ट एयरपोर्ट पर फंसा हुआ है और आपका आधार कार्ड है। इसके बाद दूसरे नंबर से कॉल आया कि हम मुंबई क्राइम ब्रांच से बात कर रहे हैं, आपको मुंबई के जेल में बंद अपराधी ने टारगेट किया है, आप पर खतरा है। उसके बाद साइबर फ्रॉड ने 11 तारीख को प्रोफेसर को भय दिखाकर उनका अकाउंट डिटेल लिया। उसके बाद महिला का 2 FD तोड़वाया। एक बार उसने 3,05,000, दूसरी बार में 2,05,000 लिए। साइबर फ्रॉड इतना तक ही नहीं रुका, वह प्रोफेसर को और ज्यादा डराने लगा। वो लगातार वीडियो कॉल पर रहा, 24 घंटे वीडियो कॉल पर रहता था, किसी से कुछ बताने नहीं कहता था। फिर उसने SIP की जानकारी ली और किसी तरह प्रोफेसर से SIP भुनवाया और उससे 42,50,000 रुपये निकलवा लिए और अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिया। साइबर फ्रॉड ने महिला से कहा कि हम आपका पैसा रिटर्न कर देंगे, हम खुद आपको कॉल करेंगे। इसके बाद 20 की रात से उसका फोन बंद हुआ और फिर प्रोफेसर को ठगी की आशंका हुई। तब उन्होंने 1930 पर कॉल कर पूरी जानकारी दी। साथ ही भागलपुर साइबर थाना में भी मामला दर्ज कराया है। ये 10 जून को तकरीबन 10-11 बजे एक कुरियर वाले का मैसेज आया। ठीक है, उसने बोला कि मैं FedEx कंपनी से बोल रहा हूँ, तो आपका कुरियर आपके पास आया नहीं। मैंने बोला मैंने तो कोई कुरियर दिया नहीं, मैंने बुक ही नहीं किया कुछ। तो नहीं आपके नाम से बुक है और देखिए। मैंने बोला बुक, क्या बुक है ये बताओ आप। आपका आधार कार्ड को लेके किसी ने बुक किया है। आधार नाम से लैपटॉप है, एक 5 पासपोर्ट है, जो इसमें मैंने लिखा है वो है कुछ इस तरह का है, जो बुक है आपके नाम से। और वो एयरपोर्ट ने रोक रखा है। हाँ, मोबाइल, एक लैपटॉप है और 5 पासपोर्ट है, इसको उन्होंने रोक रखा है। वेरीफाइंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है, मैं ही हूँ, आपके केस को देखूंगा। अब मैं जो जानकारी आपसे मांगूंगा वो आपके, मैं मुंबई क्राइम ब्रांच से हूँ और मुझे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कहा गया है कि क्राइम ब्रांच के थ्रू मुझे मेरे जो ऑफिसर हैं, सीनियर ऑफिसर, उसने बताया है कि उनको वेरीफाई करिए और ये सब चीज़ें पूछिए। तो मैंने पूछा क्या पूछना है आपको, तो कहा कि आप अपना बैंक डिटेल बताओ। हम बोले बैंक डिटेल उन्हें क्यों चाहिए? तो अगर रिजर्व बैंक पूछेगी तो उनको पता होगा कि मेरा पैसा कहाँ है और हम कहाँ क्या यूज कर रहे हैं, सब पता है। सब उसमें पैन दिया रहता है, आधार कार्ड दिया रहता है, हर चीज वो लेके ही करता है, कोई इन्वेस्टमेंट करता है या कुछ भी करता है। तो कहता हाँ फिर भी आपका पूरा चाहिए क्योंकि वहाँ चेक करना है, वेरीफाई कर। उसमें रिडम्पशन जो हुआ तो 42 लाख कुछ रुपया था उसमें। ठीक है, तो मेरे अकाउंट में और जो कुछ था थोड़ा बहुत मिला के, तो उसने कहा कि आप ऐसा करो कि आप 42,50,000 का ये करो। तो लास्ट डे जो 20 तारीख को हुआ, 20 तारीख को 10 बजे 10:15 में उसने मुझे फोन किया। मैंने फोन किया, फोन पे बोला कि अभी जल्दी आप 5 मिनट के अंदर बैंक जाओ। मैंने बोला कि नहीं जा सकती, मुझे 1 घंटा टाइम लगेगा, मैंने आधा घंटा टाइम लगेगा। तो बोला नहीं, आधा घंटा नहीं, आप अभी के अभी जाओ। मैंने बोला अभी नहीं जा सकती, मुझे टाइम लगेगा। तो फिर बोला कि ठीक है आप 15 मिनट में जाओ। और मैंने फिर से देखा कि अभी कॉल पे है या क्या है। तो उस समय बोला ना, जैसे ही विड्रॉल हुआ तो बोला अब आप फोन काट दो, मैं आपको करूंगा 8:30 बजे फोन। तो 8:30 में फोन नहीं आया तो मुझे मेरा दिमाग ठनका, क्या बात है अभी तक फोन नहीं। मैंने फोन उस नंबर से किया तो कहता है अकाउंट में बैलेंस नहीं है इसलिए कॉल नहीं हो सकता है। फिर उस दूसरा जो नंबर दिया था, मेरे दिमाग में क्या है कि उन दोनों नंबर को बोला था कि काम हो गया ब्लॉक कर दो। मैंने उसको अनब्लॉक दोनों नंबर को किया, दोनों नंबर से कॉल किया और जब ट्रू कॉलर में देखा तो एक पता नहीं कोई पूनम नाम की और एक और कुछ दिखा रहा था। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार भागलपुर पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। यहां उन्होंने नीट पेपर लीक मामले को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इसमें गड़बड़ी तय हुई है और गड़बड़ी करने वालों की पहचान भी हो गई है।
इस पर कड़ी कार्रवाई भी होगी। गड़बड़ी करने वाला कोई भी हो, कितना भी बड़ा रसूख क्यों ना हो, कोई बचेगा नहीं। जांच हो रही है, लोग पकड़े भी जा रहे हैं। दोषी कौन है यह जांच हो रही है, सामने आएगा। कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति या उनके साथ रहने वाले क्यों ना हो, वो बचेंगे नहीं। जब तक जांच होती है तब तक कोई उस पर तंज कसेगा और कोई इस पर तंज कसेगा ताकि सच्चाई सामने नहीं आ सके। मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होगा और कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। भागलपुर के नाथनगर प्रखंड प्रमुख दुर्गा दयाल ने बीडीओ अंतिमा कुमारी के खिलाफ डीएम से शिकायत की है। प्रमुख दुर्गा दयाल ने डीएम को लिखित आवेदन देकर बताया है कि प्रखंड कार्यालय नाथनगर पंचायत समिति योजना मद में राशि आवंटित 2022-23 एवं 2023-24 रहने के बावजूद बीडीओ अंतिमा कुमारी ने एक भी योजना की प्रशासनिक स्वीकृति नहीं दी है। जबकि प्रमुख ने आदेशित करने के उपरांत पंचायत समिति सदस्यों से प्रशासनिक स्वीकृति के नाम पर बीडीओ 25% की मांग करती है। नहीं देने पर योजना का कार्य शुरू नहीं करने दिया जाता है। साथ ही प्रमुख ने बीडीओ पर इंदिरा आवास योजना में भी मनमानी करने का आरोप लगाते हुए सदर एसडीओ से इसकी शिकायत की है। उन्होंने बताया कि बीडीओ अंतिमा कुमारी एवं आवास सहायक और कार्यपालक की मिलीभगत से एक ही व्यक्ति को दोबारा आवास योजना का लाभ देने का आरोप लगाया गया है। प्रमुख ने बीडीओ पर मनमानी और कई लाभुकों से पैसे लेकर उसे लाभ पहुंचाने का गंभीर आरोप लगाया है। वहीं नाथनगर प्रमुख दुर्गा दयाल ने कहा कि भ्रष्ट बीडीओ के खिलाफ ग्रामीण विकास मंत्री और मुख्यमंत्री से भी पटना जाकर उनकी शिकायत करेंगे। उधर नाथनगर के प्रखंड प्रमुख दुर्गा दयाल ने अपनी जान मान की सुरक्षा को लेकर भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर सुरक्षा गार्ड की मांग की है। साथ ही उन्होंने पुलिस अधीक्षक से कहा है कि उन्हें जान का खतरा है और वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और उन्हें जल्द ही अंगरक्षक मुहैया कराया जाए। दरअसल प्रमुख अपनी जान माल की सुरक्षा को लेकर प्राइवेट गार्ड को उन्होंने रखा था और गार्ड के साथ गुरुवार के दिन प्रखंड कार्यालय वो पहुंचे थे कि बीडीओ अंतिमा कुमारी ने मधुसूदनपुर थाने की पुलिस को सूचना देकर गार्ड को हिरासत में ले लिया गया था। जांच के बाद गार्ड को पीआर बॉन्ड पर छोड़ा गया और गार्ड का लाइसेंसी हथियार भी जांच के लिए रखा गया है। वहीं मामले को लेकर मधुसूदनपुर थाने की पुलिस ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर प्राइवेट गार्ड के हथियार, पिस्टल और राइफल के लाइसेंस की जांच सक्षम पदाधिकारी से कराने की मांग भी की है। नाथनगर में प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा बोला जाता है कि ऑफिस खर्च के नाम पे 20% हमें दिया जाए, उसके बाद जो है हम आपके किसी भी कार्य को प्रशासनिक करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। इस वजह से हम लोग पिछले 1.5 वर्षों से हमारे काम बाधित हो रहे हैं। पिछले 1.5 वर्षों में हम लोग क्षेत्र में एक भी कार्य नहीं कर पाए हैं और महंगाई हो गया है। 25% उनको दे दिया जाएगा तो फिर कार्य उचित नहीं हो पाएगा। कार्य जो है मजबूती ढंग से हम लोग नहीं बना पाएंगे किसी भी क्षेत्र में। और किससे की मनमानी की जा रही है वीडियो के द्वारा? वीडियो जब से आई है पूरा भ्रष्टाचार, इतने दिनों में सबसे भ्रष्ट वीडियो हमारे नाथनगर में अभी तक आई। हम नहीं बताएंगे, पूरे क्षेत्र का लोग बताएगा कि इनसे भ्रष्टाचारी कोई वीडियो यहाँ नहीं आई। इंदिरा आवास में किस तरह अनियमितता की? इंदिरा आवास में बेलखुरिया में हम जांच किए। कल हम अपने कार्यपालक और इंदिरा आवास सहायक को बुलाए, जांच किए। इस जांच में पाया गया है कि एक ही व्यक्ति को 2 मकान मिला है। सुशीला कुमारी नाम है, जिनको 2008 में मकान मिला था, फिर से उन्हें 2024 में मकान दिया गया है। अंधविश्वास के चक्कर में मिट्टी में दफन मृत बच्ची को 24 घंटे बाद निकालकर परिजन अस्पताल पहुंचते हैं और डॉक्टरों से दावा करते हैं कि बच्ची जिंदा है, इसे ऑक्सीजन दीजिए। जहां भागलपुर के नौगछिया में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक दिन पहले एक बच्ची की मौत बीमारी की वजह से हो गई थी, जिसे परिवार वालों ने मिट्टी में दफन कर दिया था। लेकिन झाड़ फूक करने वाले के चक्कर में आकर परिवार वालों ने मृत बच्ची को जमीन से निकालकर नौगछिया अनुमंडल अस्पताल लाकर वहां जमकर हंगामा किया और बच्ची के जिंदा होने की बात कही। मामला यहीं तक नहीं रुका। झाड़ फूक करने वाली महिला ने अनुमंडल अस्पताल पहुंचकर वहां मृत हो चुकी बच्ची का झाड़ फूक शुरू कर दिया और उसके जिंदा होने का दावा करने लगी। मामले में मृत बच्ची के पिता भगवान महतो ने कहा कि बच्ची को बुखार हुआ था, जिसको इलाज के लिए नवगछिया के डॉक्टर के यहाँ लेकर गए थे। जहां डॉक्टर ने बच्ची को एक सुई लगाया। घर आने के बाद अगले दिन बच्ची की तबीयत ज्यादा खराब हो गई, जिसके बाद उसे भागलपुर लेकर गए। तिलका मांझी चौक पहुंचते ही बच्ची ने सांस छोड़ दिया। डॉक्टर के पास जब लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा कि बच्ची की मौत हो गई है। वहां
वहां से वापस नवगछिया आए और बच्ची को मिट्टी में दफन कर दिया गया। उसके बाद झाड़ फूक करने वालों ने कहा कि बच्ची को मिट्टी से निकाल कर लाओ, उसे हम जिंदा कर देंगे और बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराओ। बच्ची की उम्र लगभग 10 महीने थी। वहीं झाड़ फूक करने वाली महिला सोनी देवी ने दावा किया कि मेरे शरीर पर भगत आते हैं। उन्होंने ही कहा कि तुम्हारी बच्ची जिंदा है, उसे अस्पताल लेकर चलो, मैं मृत हो चुकी बच्ची को जिंदा कर दूंगी। इसके बाद परिवार वाले उसके झांसे में आ गए और मिट्टी में दफन बच्ची को जमीन से निकालकर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों के साथ अनुमंडल अस्पताल पहुंच गए और वहां डॉक्टरों से कहा कि बच्ची जिंदा है और इसे ऑक्सीजन दीजिए। और झाड़ फूक करने वाली महिला सोनी देवी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में ही बच्ची का फूल और पानी से झाड़ फूक करने लगी। और जब डॉक्टरों ने परिजनों को बताया कि बच्ची की मौत हो चुकी है तो मृत बच्ची के परिजन और ग्रामीण अस्पताल में हंगामा करने लगे, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधक के द्वारा नवगछिया थाने को फोन किया गया, जिसके बाद पुलिस के पहुंचने के बाद मामला शांत हुआ। उसको कोई बोला कि है ना जिंदा है बच्चा, जो है ना ओझा को बोला के निकलवाने के लिए, तो हम बैठे हुए थे घर में। तब गोसाई बाबा का जो हरदम जो आप ही का नाम लेंगे, फला आदमी है फला आदमी, तो आप आइएगा बाहर, आज ही बोले फला नहीं फला डाल देगा। तो वही मतलब बिसारी माँ का नाम ले रहा था कि बिसारी माँ हमारा बेगुनाती जन आधा जिंदा से लोग ओझा मतलब कोई और बोला था, मतलब ओझा कि निकलवाइए उसको, निकलवाया ना हम निकलिए कि दूसरा को कल को निकाले, हम ना कलियों कैसे मार के बच्चा हम कहाँ बोलेंगे। हाँ देखिए, हाँ बोल रहे जो नेम आप ही कभी तबियत खराब हो क्या दीजिएगा नहीं। नाम बताइए, आपका नाम क्या है? नाम बताइए ना। नाम किस लिए बताएंगे? आपका नाम क्या है? किस लिए बताएंगे? बोलिए। जानकारी के लिए, जानकारी चाहिए हमको। क्या चीज का जानकारी? कोई चीज में फंसेंगे नहीं सर, है कि देखिए हम सब दूर रहते हैं, झगड़ा लगा नहीं फंसेगा। आप अपना नाम बताइए। अंधविश्वास बना, हम इस सुन नहीं रहते हैं। नाम बताइए ना अपना। सोनी देवी। पति का नाम? संजय कब से ये आप काम करते हैं भगत वाला? हम भगत वाला काम नहीं करते, हम आप रूपी हमको विषरी माँ धरा है। क्या मतलब देवी देवता अपने आप धरा। कब से ये आपका? 10-12 साल से। परसों लगा था बुखार, तो कल परसों तो हमने देखा है। कहाँ? वो चंदन डॉक्टर कल उसके लाइन के ऊपर में, ठीक। उसके डॉक्टर नहीं था, उसका पत्नी था, वो सियाए को दवा दे दिया और बस उसके बाद आए तो आँख मुँह पूरा तिलक दिया ना करके। और उसके बाद रात भोर में एकदम पूरा कोई होश से नहीं उस बच्चा को। भोर में? कल के भोर में, ठीक। कल के भोर में दवा से आ गए तो उसके यहाँ पचमुखी बजरंगबली थाना है ना, उसके बगल में एक पहले एक डॉक्टर है, उसके यहाँ देखा तो वो बोला कि बच्चा ठीक है। वो झागुनी देखा तो करके बच्चा इसको ले जा भागलपुर जेते तिलका मंच जना उतरेंगे, बच्चा समझ सब रुपया। इसीलिए हम डॉक्टर कल गए, डॉक्टर कल बताया कि बच्चा नहीं है। उसके बाद हम चले आए थे यहाँ घर पे लाए, घर पे रोना धोना हो गया। वो कहा के जाओ दफना दिए। कब के दफना है? कल शाम के 4 बजे एकदम समझे। उसके बाद फिर ओझा गुनी बोलता है कि इसको हम जिंदा कर देंगे। सर हम पूरा गलती है हमारा, नहीं लेकर आगे बोलो। उसके बाद बोला कि बच्चा जिंदा, उसको यदि जाओ उखाड़ के लेकर आओ, उसको हॉस्पिटल में भर्ती करो, उसको हम जिला देंगे। यही बच्चा को कहिए उखाड़ के लाया? अभी लाए। अभी 22 तारीख को क्या बजे? लमसम में 1-1:15 बजता। 1:15 बजे। और उसके साथ 100 आदमी पब्लिक के यहाँ लाकर बाद हम अरे सब मोहल्ला है तो आपको जो ये बच्चा की उम्र कितना है? लमसम में 10 महीना। इसका नाम? तो बीमार के वजह से वो नवगछिया किसी निजी क्लिनिक में भर्ती थी और भर्ती के क्रम में और उसका तबीयत बिगड़ने लगी, जिसको रेफर करके भागलपुर भेजा गया है ना। और वो भागलपुर एक निजी क्लिनिक में ले जाएगा, जहाँ पर डॉक्टर ने उनको मृत घोषित किया गया। ये कल की ही घटना है। उसके बाद वहाँ से जब मृत घोषित किया गया तो फिर उनको नवगछिया लाया गया, कहीं पे वो बच्चे को दफना दिया गया। लेकिन इसी क्रम में गांव घर में तो झाड़ फूक वाला होते हैं, तो उनको बताया कि हमको भगवती माँ आती है ना, इस बच्चे को निकालो, हम जिंदा करेंगे। तो आज सुबह लगभग 12-1 बजे है ना, उस बच्चे को दफनाया हुआ बच्चे को बाहर निकाल के अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया। तो जब यहाँ आया तो उसके साथ वो झाड़ फूक वाली भी थी, वो बोले कि इसको ऑक्सीजन लगाइए। तो हम लोग मॉनिटर लगाए तो कल ही डेथ कर गए, तो मृतक थी ही।
तो हम लोग बोले कि नहीं है बच्चे। तो इसी बीच में नोनिया पट्टी के कुछ आदमी, उनके परिवारजन सब आए, कुछ हंगामा करने लगे, जिसके वजह से यहाँ के प्रबंधन प्रभावित हुई। इसको देखते हुए हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस आई, तब जाके मामला को शांत करके रफा दफा किया। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से हुए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है, उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है, उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन और महसी स्टेशन के बीच चतुर्थ वर्गीय रेलवे कर्मचारी मोहम्मद असलम का रेलवे ट्रैक पर काम करते हुए दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि मोहम्मद असलम कल देर रात सुल्तानगंज और महसी स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक पर काम कर रहा था। इसी बीच कोई सवारी ट्रेन वहां पर आकर रुकी। फिर ट्रेन की जांच करने के दौरान बोगी का कोई लोहे का सामान मोहम्मद असलम के सर पर आकर गिर पड़ा, जिससे मोहम्मद असलम उसी जगह घायल हो गया। इसके बाद वहां पर काम कर रहे सहकर्मियों ने मोहम्मद असलम को घायल अवस्था में भागलपुर के निजी क्लिनिक में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने मोहम्मद असलम को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद मोहम्मद असलम के बहनोई मोहम्मद मिराज ने बताया कि मेरे बहनोई पिछले कई वर्षों से रेलवे में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के पद पर नियुक्त थे और कल देर रात इनकी रात्रि ड्यूटी लगाई गई थी। मिराज ने यह भी कहा कि परिवार के किसी भी सदस्य को यदि अनुकंपा पर नौकरी मिलती है तो रेलवे ट्रैक पर काम नहीं करने दिया जाएगा, उसे रेलवे के वर्कशॉप के अंदर काम मिले, क्योंकि जब रेलवे कर्मचारियों के साथ इतनी बड़ी हादसा हो जाती है तो विभाग किसी भी तरह की कोई मदद नहीं करती है। घटना कल ये ड्यूटी के लिए निकले, हम लोगों को ड्यूटी पर से ही आए हुए कुछ लोगों ने सुबह में मैसेज दिया कि काम करने के दौरान, जब ये काम कर रहे थे उसी दौरान रेलवे ट्रैक जो उतारा जा रहा था रेलवे बोगी से, तो वही उतारने के दौरान कोई लोहा, स्टील लोहा का कोई रस्सी होता है, वही टूट जाने के कारण वो उनके सर पे आकर के लगा और वहीं पर वो गिर गए। उनके जो सहकर्मी थे जो उनके साथ काम कर रहे थे, उन लोगों ने आनंद फानंद में जो भी नज़दीकी हॉस्पिटल था, पहले एम्बुलेंस को बुलवाया, 15-20 मिनट लगा उसको आने में, एम्बुलेंस के जरिए उनको ले गया हॉस्पिटल, और वहाँ जब नहीं हो पाया तो इन्होंने भागलपुर के अंदर 2 हॉस्पिटल ऐसा है जहाँ पर के वो गए। और बहुत ही शर्मनाक बात है कि इस पेशेंट को जब ले करके जाया गया तो उन लोगों ने हाथ तक नहीं लगाया। आपको मैं पेशेंट का वीडियो दूंगा, आप देखिएगा। पहला हॉस्पिटल का नाम है श्री राम हॉस्पिटल, दूसरा मंगलम हॉस्पिटल, ये दोनों गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और प्राइवेट, सॉरी माफ कीजिए सर, दोनों प्राइवेट है। और सभी सरकारी कर्मचारी, रेलवे सरकारी कर्मचारी, इस कर्मचारी को ले करके, मृतक को जब वहाँ पहुँचे हैं
तो दोनों हॉस्पिटल ने मना कर दिया उनको हाथ लगाने से भी। इवन कि आज सुबह 9:30 बजे तक पेशेंट के सर से ब्लड चलता रहा, बिल्कुल ताज़ा। जिनको वीडियो चाहिए मैं दे सकता हूँ, मैंने सोशल मीडिया पर। घटना कब हुई? कल घटना रात का 12:18 का है। भागलपुर जिला के लोदीपुर थाना क्षेत्र के श्याम नगर चौक में जमीनी विवाद को लेकर 4 राउंड गोली चली है। हम आपको बताते चलें कि आज तड़के सुबह रितेश मेहता ने अपने भाइयों को दहशत में लाने के ख्याल से 4 राउंड गोली चला दी। वहीं गोली चलते ही आसपास के सभी लोगों में अफरा तफरी मच गई। नीरज मेहता, मिथिलेश मेहता और रितेश मेहता तीनों सहोदर भाई हैं। गोली चलने को लेकर नीरज मेहता की पत्नी मंजू देवी ने लोदीपुर थाने में लिखित आवेदन दिया है। वह कहती है मेरे देवर रितेश मेहता जिला परिषद का चुनाव लड़ चुके हैं। वो कराटे के शिक्षक भी हैं और दबंग प्रवृत्ति के। हम सभी का हिस्सा भी वो हड़पना चाहते हैं। पूर्व में भी हम लोगों से उनकी लड़ाई झगड़ा हुई थी, लेकिन आज सर से पानी ऊपर चला गया। वहीं रितेश मेहता के भाई ने कहा कि रितेश ने 4 राउंड फायरिंग की है। मौके पर लोदीपुर की पुलिस पहुंची है और खोखा व जिंदा कारतूस उन्होंने बरामद किया है। वहीं लोदीपुर थाना अध्यक्ष श्यामला कुमारी ने कहा कि आवेदन दिया गया है, उस पर जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेरे देवर हम लोग का आते हैं, हमेशा घर में गाली गलम करते हैं। 2-3 दिन पहले भी हम आवेदन दिए थे, हमको आकर के बहुत गंदा गाली दिए, तब हम गए थे थाना। और अभी 2 दिन पहले से वो दूसरे जगह रहते लालू चकंगारी में, वहाँ से सारा सामान ला के यहाँ ज़बरदस्ती कहते हैं कि मेरा भी हिस्सा है और हम लोग का वहाँ पर है, वो हम लोग को नहीं दे रहे हैं। यानी जमीनी विवाद का मामला है। हाँ, क्या हुआ था? गोली वोली की बात आ रही है चले? हाँ, तो गोली रात में वो फिर आकर के हम लोग से लड़ाई झगड़ा कर रहा था, तो हम लोग उसको घर से भगाए, तो उसकी पत्नी यहीं रह गई और वो रात भर उधर रहा और सुबह में यहाँ आकर के गोली फायरिंग किया। कितना राउंड गोली फायरिंग? हम नहीं सुने थे, लेकिन आवाज़ सुने थे, 2-3 आवाज़ सुने थे। जमीन है। अच्छा, तो वो जमीन भी 7 कट्ठा ज़्यादा ले लिया है। अपार्टमेंट था, अपार्टमेंट भी वो ले लिया है। उसके बाद यहाँ भी हथियाना चाह रहा है। क्या नाम है? इस मरने का के पास नहीं गए? नहीं गए। गोली चलने के बाद थाना पे? हाँ, थाना पे। एक जमीन का भट्टा वाला जमीन का बंटवारा हो चुका है और एक जमीन है खुर्दम, उसका नहीं हुआ है। माँ का नाम पे है, माँ डेट कर गई है। पहले कोई आपराधिक मामला भी दर्ज है आपके भाई के ऊपर? आप पहले? हाँ। क्या करता है आपका भाई? जेल गया है वो। हाँ, एक बार जेल गया है। लायंस इंटरनेशनल के चेयरपर्सन लॉयन संजय लाट ने शनिवार को भागलपुर में कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 8 क्लबों के इस वर्ष संपादित किए गए सेवा कार्यों का ब्यौरा लिया गया। इससे पहले कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन जिलापाल लॉयन विनोद अग्रवाल, कैबिनेट सचिव लॉयन गोपाल खेतड़ीवाल, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर लॉयन डॉक्टर पंकज टंडन ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। रीजन के चेयरपर्सन लॉयन संजय लाट ने सभी पदाधिकारियों को पुष्पगुच्छ देकर उनका सम्मान किया। इसके पश्चात जोन चेयरपर्सन लॉयन अमरनाथ चमड़िया एवं लॉयन रश्मि अग्रवाल ने अपने अपने जोन के अंतर्गत आने वाले क्लब की सेवा गतिविधियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उपस्थित विभिन्न क्लबों के अध्यक्ष और सचिव ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। लायंस क्लब ऑफ भागलपुर के अध्यक्ष लॉयन मनोज कुमार शर्मा ने क्लब के द्वारा लगातार होने वाले आंख जांच, मोतियाबिंद ऑपरेशन, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर सेवा, पर्यावरण की रक्षा के लिए पौधारोपण जैसे प्रमुख कार्यों पर प्रकाश डाला। जिलापाल लॉयन विनोद अग्रवाल ने रीजन चेयरपर्सन लॉयन संजय लाट की कार्यशैली की प्रशंसा की। उन्हें जिलापाल के मेडल से भी सम्मानित किया गया। वहीं रीजन चेयरपर्सन संजय लाट ने अपने दोनों जोन चेयरपर्सन और सभी क्लब को मोमेंटो देकर उन्हें सम्मानित किया। साथ ही मोर्चरी बॉक्स के सेवा के लिए लॉयन उज्जैन मालू को, होम्योपैथ सेवा के लिए लॉयन प्रमोद पुद्दार को, अन्नपूर्णा भोजन सेवा के लिए लॉयन गोपाल खेतरीवाल को, मोतियाबिंद ऑपरेशन सेवा के लिए लॉयन मनोज कुमार शर्मा को और हाटे बाजार के लिए लॉयन शंभू भगत, लॉयन बबीता अग्रवाल, लॉयन सारिका खेतरीवाल को भी सम्मानित किया। सभी साथियों को कॉन्फ्रेंस को सफल बनाने के लिए उनका धन्यवाद दिया गया। राष्ट्रीय ज्ञान के साथ कॉन्फ्रेंस का समापन हुआ। रीजनल कॉन्फ्रेंस है, डिस्ट्रिक्ट में जितने भी चेयरपर्सन होते हैं उनको साल में एक बार करना पड़ता है और वो अपने पूरे टेन्योर का क्या मेंबर्स का ग्रोथ हुआ है, क्या माइनस हुआ है, क्या क्या वर्किंग हुई, कौन सी क्लब, जैसे हमारे अंडर में जितनी क्लबें हैं उन क्लबों ने क्या क्या काम किया है उसका ब्यौरा से मुझे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। लायंस क्लब की भूमिका हमेशा सर्विस के लिए है। किसी भी तरह की हम लोग सर्विस के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हम लोग के पास अगर कोई भी चीज़ आता है कि भाई इनको ये ज़रूरत है, हम लोग को अगर किसी भी तरह की कोई ज़रूरत होती है कि भाई ये सामने वाले को ज़रूरत है, चाहे वो ब्लड डोनेशन है या किसी भी तरह का, हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं। लायंस क्लब गोल्ड के द्वारा जो है रेगुलर अन्नपूर्णा भोजन चलता है, उसमें आनंद चिकित्सालय रोड में है, वो प्रतिदिन लोग वहाँ पर भोजन लेते हैं। आज हम लोग लायंस का रीजनल चेयरपर्सन का जो रोल जो है उसमें हम लोग जितने भी हमारे अंडर में क्लब, हमारे अंडर में 8 क्लब है,
8 क्लब का हम लोग साल भर में क्या काम हुआ है उसका ब्यौरा लेते हैं, उसका डिस्कस करते हैं। आगे हम लोग को और इसको कैसे प्रोत्साहन करना है, प्रोत्साहित करना है मेंबर्स को, उस पर हम लोग काम करते हैं। आज रीजन 9 का रीजन कॉन्फ्रेंस है जो कि भागलपुर क्षेत्र का है, और भागलपुर क्षेत्र में जो हमारे 9 क्लब हैं उनसे संबंधित उन लोगों ने पूरे साल भर तक जो सेवा कार्य किए हैं या लायंस इंटरनेशनल के जो गोल्स थे, विजन्स थे, एक्शन थे, उसके बारे में पूरी परिचर्चा आज हम लोग इस बैठक में करें। इस बार हम लोगों ने जो कार्य किया है उससे पहला तो हम लोगों ने लायंस अम्ब्रेला का वितरण किया था सितंबर में। वृक्षारोपण का कार्यक्रम हम लोगों ने किया, सारे क्लबों ने बहुत अच्छे भव्य तरीके से किया। तदुपरांत हम लोगों ने सिलाई मशीन ज़रूरतमंद महिलाओं को दिया, हर क्लब ने दिया है। उसके बाद हम लोगों ने डायबिटीज़ किट के द्वारा डायबिटीज़ के प्रति अवेयरनेस के प्रोग्राम को किया। दिसंबर में हम लोगों ने कंबल वितरण का कार्य किया, और उसके बाद अभी जो अप्रैल और मई, ये 2 महीने में शीतल जल, सत्तू और शरबत का वितरण कई क्लबों ने अपने अपने स्तर पर इन्होंने, इनके क्लबों ने क्या क्या काम किया, किस तरह से किया, और उसमें क्या आवश्यकता है कि हम और नए काम को कर सकते हैं। जैसे इनके समय में सबसे मुख्य रूप से विशेष सेवा में एक मॉर्चरी बॉक्स की सेवा। आज क्या होता है, परिवार के लोग बाहर रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, आ नहीं पाते, डेड बॉडी को रखने के लिए, बढ़िया से रखने के लिए वो व्यवस्था सबसे बड़ी व्यवस्था है। आज अन्नपूर्णा भोजन, आज लोगों को एक समय सही से भोजन नहीं मिल रहा। हमारा लायंस क्लब भागलपुर गोल्ड लगा हुआ है, 5 रुपये में भी भोजन मुहैया करा रहा है। आज हमारा लायंस क्लब भागलपुर मोतियाबिंद ऑपरेशन में लगा हुआ है, आंखों की जांच बहुत कम से कम में, और मोतियाबिंद ऑपरेशन करा रहा है। होम्योपैथ की सेवा और आकस्मिक सेवा के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। जैसे जाड़ा आएगा, कंबल वितरण, अभी काफ़ी क्लबों ने गर्मी में जल सुविधा कराई, सत्तू, शरबत, अलग अलग तरह की चीज़ों को बांटते रहे। तो हमारे यहाँ कामों की कमी नहीं है। बीते 15 जून 2024 को जोगसर थाना क्षेत्र के दीपनगर मोहल्ले में काजल देवी नामक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद माले कार्यकर्ताओं ने भागलपुर के समाहरणालय गेट पर धरना प्रदर्शन दिया था। माले कार्यकर्ताओं का आरोप था कि काजल देवी की हत्या हुई है, हत्यारे को अविलंब पुलिस गिरफ्तार करे। इसके बाद कांग्रेस भवन में नगर निगम वार्ड नंबर 21 के पार्षद संजय सिन्हा की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई, जिस बैठक में स्थानीय लोगों के साथ साथ शांति समिति के लोग भी मौजूद थे। सबने एक सुर में कहा कि किसी भी मामले में निर्दोष फंसे नहीं और दोषी बचे नहीं। इसके बाद संजय सिन्हा ने कहा कि कुछ लोग मिलकर धरना प्रदर्शन कर समाज में शांति भंग करने का काम कर रहे हैं। काजल देवी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फांसी लगाकर आत्महत्या करने की बात सामने आई है। वहीं शांति समिति के सदस्य कमल जायसवाल ने कहा कि यदि किसी को लगता है कि काजल देवी की हत्या हुई है तो वह गोपनीय तरीके से पुलिस को सूचित करे, पुलिस उस पर विधि सम्मत कार्रवाई करेगी। इस तरह धरना प्रदर्शन करने से शांति भंग हो जाती है। इस बैठक में वार्ड नंबर 22 के पूर्व पार्षद गुड्डू दुबे, समाज सेवी अशोक गुप्ता, विनयकांत सिन्हा समेत शांति समिति के कई लोगों के साथ स्थानीय लोग भी मौजूद थे। विगत 2-3 दिन पहले एक मेरे वार्ड के रामदेव चौधरी की लड़की काजल फांसी लगा के मर गई। इस संदर्भ में कुछ गलत लोगों के द्वारा यहाँ धरना प्रदर्शन करने का काम किया और दोषी व्यक्ति को बचाने का काम कर रहा था, निर्दोष व्यक्ति फंस जाए इसके लिए प्रयास किया जा रहा था। लेकिन मेरा कहना था कि जब तक कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाए तब तक हम लोग किसी के ऊपर आरोप लगाना गुनाहगार है। और इस बीच में कुछ लोगों ने एक धरना प्रदर्शन किया, आंदोलन किया और जाके जिलाधिकारी महोदय से मुआवजा का मांग किया कि उसको मार दिया गया, उसके साथ बलात्कार किया गया और उसको फांसी पर लटका दिया, जो निराधार है। दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं। इसके लिए हम लोगों ने मेहनत करके आज समाज के लोगों को आगे करने का काम किया है। जो दुकानदारी करते हैं लोग गलत तरह से, उसका दुकानदारी बंद हो और जो निर्दोष व्यक्ति है उसको कोई सजा नहीं मिले, निर्दोष व्यक्ति बचे। ये 16 तारीख को जो जैसा यहाँ हम लोग सुने 16 तारीख को फांसी लगा के काजल कुमारी मर गई है। बाद में पता चला, हम लोग को अपने स्तर से मालूम किए तो काजल जो मरी है वो अपने से फांसी लगा के मरी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी स्पष्ट कर दिया है। इसमें शरीफ लोगों को फंसाया जा रहा है। यहाँ के CPI नेता मनोज गुप्ता
वो जान के फंसा रहा है। इसमें पुट्टू मंडल का नाम आ रहा है, जबकि पुट्टू मंडल इसमें कहीं दूर दूर तक वो है नहीं। इसमें हम लोग का मेन मकसद था कि समाज के अंदर में शांति बहाल हो, और दूसरी बात है कि जो आदमी निर्दोष है वो फंसे नहीं और दोषी छूटे नहीं, मकसद ये था। और समाज के तमाम लोगों को समरसता की बात बताई गई, शांति का पाठ पढ़ाया गया, और उनको संबोधन में ये कहा गया कि वैसे व्यक्ति को चिन्हित करें जो व्यक्ति यदि इस घटना में इन्वॉल्व है, उसकी संलिप्तता है। क्योंकि पुलिस भगवान नहीं है, वो खोज के पुलिस नहीं निकाल सकती है, उसमें यहाँ के स्थानीय लोगों का भी एक सहयोग चाहिए, तभी उस आदमी को, दोषी को पकड़ा जा सकता है। यदि वो अपने आप में आत्महत्या है तब बात कुछ और है, यदि किसी ने हत्या कर दिया है तो उसको खोजा जाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या निकला? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैंगिंग का मामला आया है। यहाँ चर्चा का विषय रहा कि इसका बलात्कार हुआ, लेकिन ऐसी बातें सामने नहीं आ रही है। उसके अगल बगल के लोगों ने बोला हम लोगों ने ऐसी घटना के साथ किसी को देखा नहीं है। विष्णुदेव महतो ने अभी पूरा मंच से बताया कि नहीं सर, हम लोगों ने कुछ देखा नहीं।